अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रिज़ा बशीर एंड वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल इंटरव्यू। इंटरव्यू को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस, और जैसे जैसे पर्पस डिफ़र करेगा तो इंटरव्यू भी डिफ़र करता जाएगा। इसके अलावा अगर इंटरव्यू को देखा जाए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या उसका जितना भी डेटा है वो डेटा गैदर किया जा सकता है और उससे रिलेटेड डिसीजंस बनाई जा सकती हैं। इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप आ जाती है इनटेक एंड एडमिशन इंटरव्यू। तो वॉटसन के अकॉर्डिंग इनटेक इंटरव्यू के थ्रू पेशेंट की कंप्लेंट्स, उसकी एक्सपेक्टेंसीज़ और अगर उसने अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रीवियसली कोई भी स्टेप्स लिए हों वो सब चीज़ें इनटेक इंटरव्यू के थ्रू क्लियर हो जाती हैं। इनटेक इंटरव्यू का पर्पज़ यही है कि इसके थ्रू इंडिविजुअल के सिम्टम्स या उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। और मोस्टली जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स कंडक्ट करते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करता है। इसके अलावा फिजिशियंस या साइकियाट्रिक नर्सेज भी इनटेक इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। सेकंड जो टाइप है वो है केस हिस्ट्री इंटरव्यू। बहुत से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में इनटेक इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही इंडिविजुअल से उसका पर्सनल या सोशल हिस्ट्री इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि साइकियाट्रिक सोशल वर्कर ही मोस्टली कंडक्ट करता है। और जिस सिचुएशन में इनटेक इंटरव्यू लिया जाता है उसी सिचुएशन में या उसी सेटिंग में केस हिस्ट्री इंटरव्यू भी लिया जाता है। केस हिस्ट्री इंटरव्यू का भी बेसिक पर्पज़ यही है कि इंडिविजुअल के डिसऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके ताकि थेरापिस्ट को उस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में हेल्प हो सके। थर्ड टाइप आ जाती है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इंटरव्यू, जिसके थ्रू पेशेंट के साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के लेवल को असेस किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट अबनॉर्मल मेंटल फिनोमिनास की प्रेजेंस या एब्सेंस को चेक किया जाता है, लाइक उस इंडिविजुअल को डिल्यूजन्स तो नहीं है, डिलीरियम या डिमेंशिया तो नहीं है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में इंडिविजुअल को ब्रीफली ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें उसकी पेशेंट की अपीयरेंस को देखा जाता है, उसके मैनर्स को देखा जाता है, उसके स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा उसके मूड को, उसके थॉट प्रोसेसेस को, इनसाइट को, जजमेंट, अटेंशन और कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। फोर्थ टाइप जो है इंटरव्यू की वो है क्राइसिस इंटरव्यू। तो अगर पेशेंट किसी ट्रॉमेटिक या लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस से गुज़र रहा है तो तब क्राइसिस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और क्राइसिस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर एक कामिंग और क्लियर सिचुएशन में अपने क्लाइंट से क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछता है ताकि इफ़ेक्टिवली वो उस सिचुएशन को डील कर सके। इसके अलावा अगर क्लाइंट किसी सीरियस या इमीडिएट डेंजर में हो तो थेरापिस्ट उस टाइम पे फिर कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ब्रेक कर सकता है। फिफ्थ टाइप आ जाती है इंटरव्यू की डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। तो डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग इंटरव्यू का पर्पज़ यही है कि इसके थ्रू जो क्लिनिशियन या थेरापिस्ट है वो अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सके। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में क्लाइंट से डिफरेंट टास्क कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें मिलिट्री असाइनमेंट्स आ जाती हैं, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशन आ जाती है। इसके अलावा एक्सटेंडेड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आ जाती है। और डायग्नोस्टिक इंटरव्यू जब लिया जा रहा होता है तो उस दौरान जो इंटरव्यूअर है वो अपने क्लाइंट के बिहेवियर को नोटिस करता है, एज वेल एज वो जो भी आंसर्स दे रहा होता है उन आंसर्स के कंटेंट को भी नोटिस करता है। सिक्स्थ टाइप आ जाती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं जो कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्लाइंट से पूछे जाते हैं। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का पर्पस भी क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है ताकि अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस दिया जा सके और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए बनाया जा सके। उसके बाद आ जाती है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यूज़। तो रिलायबिलिटी में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इंटरव्यूज़ में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, मीन्स के रिलायबल है या नहीं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को मोस्ट रिलायबल इंटरव्यूज़ कंसिडर किया जाता है।
उसके बाद आ जाती है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी मीन्स कि जिस चीज़ को मैयर करने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, क्या उसी चीज़ को मैयर किया गया है या नहीं। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरव्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं फ़िज़िकल सेटिंग। तो जिस जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ पे अगर प्राइवेसी को मेंटेन ना किया जा सके या वहाँ पे इंटरप्शन हो रही हो बार बार, तो ये चीज़ इंटरव्यू की कंटिन्यूटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं नोट टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो जब थेरेपिस्ट या इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेते वक्त हर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता जाएगा या लिखता जाएगा, तो इससे भी इंटरव्यू पे इफ़ेक्ट होता है, इंटरव्यू की कंटिन्यूटी पे इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर का ज़्यादा फोकस जो है वो राइटिंग पे होगा, वो अपने क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा ठीक तरह से। इसके बाद आ जाती है रैपो। तो अगर इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के दरमियान रैपो बिल्ड नहीं हुई तो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से इंटरव्यूवी इंटरव्यूअर के साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वो शेयर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इंटरव्यूअर की टोन का, वॉइस टोन का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है इंटरव्यू पे। इसके अलावा आपने अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी टॉपिक डिस्कस करना है वो उसके एंजाइटी लेवल को देखते हुए आपने एडजस्ट करना होता है। इसके अलावा अगर पर्सनल इंटरव्यू या फिर केस हिस्ट्री इंटरव्यू में रैपिड फायर टेक्निक यूज़ की जाए तो उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा रिलायबल आते हैं। और जॉनसन एट ऑल के अकॉर्डिंग अगर क्लाइंट के साथ आप रेपो बिल्ड करना चाहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिस्पेक्ट उसके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, तो बेस्ट है कि आप उससे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डायरेक्ट मैनर में करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस उसके साथ करें। इसके अलावा अगर कोई इमोशनल सीन हो इंटरव्यू के दौरान तो इंटरव्यूअर ने उन सीन्स को टैक्टफुली हैंडल करना होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग इंटरव्यू इंटरव्यूअर ने बायस्ड बिल्कुल भी नहीं होना होता।